दिखाई दे रहे थे। लेकिन एनी हाउ वो बैठकर वहाँ लोगों को ये समझा रहे थे कि उसे तुमसे प्यार हुआ तो क्यों हुआ? तुमको ऐसा लगता है कि भैया वैलेंटाइन्स डे पे एनिवर्सरी पे तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए इसलिए उसे तुमसे प्यार हो गया? नहीं। उसे प्यार इसलिए हुआ कि जब तुम सुबह उठे, तुम्हें प्यास लगी, तुम किचन तक गए, तो बिना उससे पूछे उसके लिए भी एक ग्लास पानी का लिया है। बेमतलब का, बिना किसी रीज़न का तुमने उसे एक आई लव यू बोल दिया। ये सारी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस वीडियो में और क्या-क्या बातें हुई थी, उसके लिए तो देखो यार आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं हो गया इम्प्रेस्ड। मैंने कहा ये बंदा कौन है, इसका नाम निकलवाओ। तो साइमन सिनेक करके कोई थे। मैंने कहा ज़रा देखें यार इसके अलावा इन्होंने और भी कोई वीडियो डाले हैं क्या? तो उनके पता चला कि इसके पहले भी करीबन 4-5 वीडियोस और ये ग्लोबली वायरल कर चुके हैं अपने। एक वीडियो में वो किसी कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में खड़े होकर के कोई बढ़िया सा लेक्चर दे रहे हैं। कहीं पे उन्होंने एक कप का एग्जाम्पल देकर के ये बताया कि जनाब कीमत आपकी नहीं आपकी कुर्सी की होती है। उसके बाद एक वीडियो में उन्होंने 3 सर्कल बनाए, वाई व्हेन वेयर कुछ लिखा, और बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर की कंपनी एप्पल क्यों बाकी कंपनी से बेटर हो जाती है ये बात डिकोड करके बता दी। अब जब मैं उनके ये वीडियोस देख रहा था यार मैं ना काफ़ी इंप्रेस्ड हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद मैंने उनका एक और वीडियो देखा। ऐसी किसी टॉक शो में वो अपनी कोई सी किताब को प्रमोट करने के लिए आए थे और वो ये बता रहे थे कि भैया नेल्सन मंडेला कभी द ग्रेट नेल्सन मंडेला बन ही नहीं पाते अगर उनकी ज़िंदगी में उनके दादाजी या नाना जी का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो। कौन है भाई उनके दादाजी? कहीं के प्रेसिडेंट? अफ्रीका के प्रेसिडेंट? नहीं। अफ्रीका की एक छोटी सी ट्राइब के लीडर थे वो। ऐसा क्या किया उन्होंने कि भैया नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी में इतना इफेक्ट पड़ गया? जिस किताब की प्रमोशन करने के लिए वहाँ पे साइमन भाई साहब आए थे, उस किताब का नाम था लीडर्स ईट लास्ट। मेरे लिए ना ये एकदम गूज़बम्प्स वाला मोमेंट है, क्योंकि किसी किताब को आपने इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है, इतना ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हो उस किताब को देखकर। आज मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं उस किताब को, जो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, वो आप लोगों के बीच में आकर उसकी एक बुक समरी कर सकूं। तो सबसे पहले तो टीम कोको को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी सी झप्पी फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन आज जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और मैं एक स्टोरी टेलर बनने के सफ़र पे निकला हूँ। अपने इस सफ़र में मैं फ़िक्शनल कहानियों को अपने इंस्टाग्राम पर शोकेस करता हूँ। जो मेरे किस्सों से भरे पॉडकास्ट हैं वो स्पॉटिफाई पर चलते हैं। लेकिन जब बात आती है बुक समरीज की तो मैं आपको मिलूंगा यहाँ कुकू एफएम पे। देखिए मैं इनफ नहीं बता सकता कि ये किताब कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है अगर आपको एक लीडर बनना है तो। क्यों क्रिटिकल है? इसलिए नहीं कि आप लीडर बनते हैं तो क्या होता है, नहीं। सबसे पहले ये किताब आपको ये बात समझाती है कि एक इंसान काम कैसे करता है। आप लीड तो तब करोगे ना जब आपको ये समझ में आएगा कि इंसान का दिमाग किस तरीके से चलता है। इसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि भैया चलो आप एक लीडर बन गए, लेकिन लीडर बनने से क्या डिफरेंसेस आती हैं एक कंपनी में। और वहीं पे जब एक लीडर अपने अंदर की वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को धीरे धीरे खोने लगता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट कैसे पड़ता है कंपनी पे। नंबर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन कैसा होता है, सर्कल ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मुझे पता है सर्कल ऑफ सेफ्टी के बारे में आपने नहीं सुना होगा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुना था। लेकिन ये एक तरह का चक्रव्यूह होता है, एक ऐसा सर्कल जो अगर आपकी कंपनी में भेद दिया जाए, अगर ये टूटा तो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट जाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसी सब के साथ साइमन जो है इतनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे कि ट्रस्ट मी आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपको अगर एक लीडर बनना है तो आपका एंगल कैसा होना चाहिए। इसके पहले न जाने कितनी किताबों में मैं ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स के बारे में सीखा, लेकिन साइमन भाई साहब सिंपल भाषा में। एक्चुअली में यही रीज़न है कि साइमन की वीडियोस इतनी आसानी से वायरल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो उम्र में हमारे पापा मम्मी की जनरेशन को बिलोंग करते हैं, अभी फ़िलहाल में वो 48 ईयर्स के हैं, लेकिन उन्हें हमारी यूथ से बात करना आता है। देखो बताना तो मैं आप लोगों को पूरी किताब चाहता हूँ, लेकिन ट्रेलर मेरे को इतना अलाउ नहीं करता, मेरे पास उतना समय नहीं है। तो प्लीज़ मतलब मैं ऐसे एक्साइटेड होकर के वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, योर कैप्टन स्पीकिंग, वैसा वाला सीन है अभी। अगले एपिसोड में आपका इंतज़ार रहेगा। और हाँ, उसकी शुरुआत होने वाली है एक बैटल ग्राउंड से, एक रणभूमि से। क्या है वो एग्जाम्पल?
और क्या सीखने वाले हम उस एपिसोड में? वेल, पता चलेगा इन दिस बुक समरी ऑफ साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट। और आप इसे सुन रहे हैं ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। जगह थी अफगानिस्तान। अगस्त की रात थी। अमेरिका की एक मिलिट्री बटालियन अपना एक काफी इंपॉर्टेंट टेररिस्ट ऑपरेशन को खत्म करके वहां से वापस लौट रहे हैं। कई सारे टेररिस्ट को मार गिराया है, जीत की खुशी है दिलों में, लेकिन ऑपरेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि वो अभी तक प्रॉपरली सेफ ग्राउंड में नहीं पहुंचे। इतने में एक न्यूज आती है कि आगे के साइड जिस वैली से उनको निकलना है, मतलब दैट इज दी ओनली रास्ता, वहां पर शायद अभी अभी जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने हमला किया, जिनमें से कईयों को उन्होंने मारा, उनके लोगों ने उस रास्ते में कैप्चर करके रखा है और वो लोग इनकी पूरी की पूरी बटालियन को भून के रख देंगे। इतनी एमिनेशंस उनके पास है, इतनी प्रोविजंस उनके पास है। मिलिट्री बटालियन को आगे बढ़ना है, ये ज़रूरी है, उनको सेफ ग्राउंड तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचे कैसे हैं? इतने में हमारी कहानी के हीरो मिस्टर जॉनी ब्रावो भाई साहब की एंट्री होती है। ये हमारी कहानी के हीरो क्यों हैं ये हम ज़रूर बताएंगे क्योंकि वही इस एपिसोड की कहानी है। लेकिन उसके पहले, चूंकि ये पहला एपिसोड है, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। भाई कृपया करके ईयरफोन्स पहन लीजिएगा, हेडफोन्स लगा लीजिएगा फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने स्पीकर में लगा के रखा है तो प्लीज़ वॉल्यूम को एकदम परफेक्टली एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज हर एक बात जो इस समरी में बोली जाएगी, दे आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस बुक। तो उसे बड़े ध्यान से सुने, बड़े केयरफुली सुने, फॉर हैविंग द बेस्ट एक्सपीरियंस इस बुक समरी की। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। हाँ जी, तो हमारी कहानी के हीरो पे वापस लौटते हैं। तो जॉनी ब्रावो भाई साहब कौन है? एक पायलट हैं फाइटर जेट के। छोटा सा काम था उनका कि भैया उनको एक एरियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी जो ये मिलिट्री बटालियन नीचे जा रही थी उनको। प्रॉब्लम बस एक छोटी सी थी, इतनी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि भैया जो उस दिन क्लाइमेट था वो एक्सट्रीमली क्लाउडी था। देखिए, क्लाउडी का मतलब हो रहा है बारिश होने वाली है ना, मिट्टी की खुशबू। एक्सट्रीमली क्लाउडी एक ऐसा टाइम होता है जब अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो पायलट्स को कभी भी उन बादलों के अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि थंडरस्टॉर्म का डर तो रहता ही रहता है, लेकिन उसी के साथ पायलट को अपने से दूर का कुछ दिखाई नहीं देता। तो अगर पायलट उसमें गाड़ी चला रहा है, इट इज़ एग्जैक्टली जैसे दिल्ली की ठंडियों में जब फॉग आती है और वो जो आप गाड़ी के 1-2 मीटर तक आगे भी नहीं देख पाते ना, बस वैसी कंडीशन है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं, कह रहे भैया धीरे धीरे चलेंगे नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब जॉनी भाई साहब गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो प्लेन चला रहे थे। अब प्लेन को स्लो नहीं कर सकते, वो स्लो किया प्लेन लैंड हो जाएगी। तो जॉनी भाई साहब ने कहा कि यार बादल भले ही हैं, नीचे से उनको एक रेडियो पे रिपोर्ट आ चुकी थी कि उनको एक एरियल सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में फाइटर जेट्स जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर देते हैं कि भैया बादल बहुत ज़्यादा है, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जॉनी भाई साहब ने क्या किया, जैसे मूवी में करते, बादलों को चीरते हुए नीचे आए, देखा भैया कहाँ कहाँ पे लड़ाई हो रही है। ऊपर का अपने दोस्तों को बोला कि सुनो यहाँ यहाँ पे लड़ाई हो रही है, अपने को मदद करना है, चलो। उनके दोस्तों ने कहा सुन भाई, ओ हेलो, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो जॉनी भाई साहब ने भी शायद मीम का यूज़ किया होगा, छोटी बच्ची हो क्या? उन्होंने कहा सुनो, एक छोटा सा काम करना है, मेरे पीछे रहना, जहां जहां पे मैं जाऊं एग्जैक्टली मेरी पाथ को फॉलो करो, और जहां पे मैं फायर करूं बस एग्जैक्ट उसी जगह पे तुम लोग फायरिंग करो, बाकी का मैं देख लूंगा। जॉनी भाई साहब नीचे गए, बाकी दोनों फाइटर जेट्स जॉनी भाई साहब को फॉलो कर रही हैं। वो नीचे गए, फायरिंग करी, ऊपर गए, नीचे आए, वापस क्लाउड्स के फायरिंग करी, वापस ऊपर गए। और इस बीच में उनके रेडियो पे एक मैसेज आता है कि उनका जो एरियल सपोर्ट है वो एक्चुअली में काम कर रहा है, यानी कि जॉनी जो फायरिंग कर रहे थे, इट वाज हिटिंग द टारगेट। बस जॉनी भाई साहब को कंफर्मेशन मिला कि उनका काम जो है इट इज वर्किंग। बस उन्होंने 3, 4, 5 बार यही सेम प्रोसीजर फॉलो किया, एवरीथिंग वेंट फाइन। जो आर्मी थी वो वापस अपने घर पे पहुंच गई एंड द ऑपरेशन वाज एब्सोल्युटली सक्सेसफुल।
हाँ, मतलब वो अलग बात है कि हमने इस टाइप के मिशंस जो हैं वो हमेशा गेम्स में खेले हैं या मिशन इम्पॉसिबल मूवी में देखा है। उन्होंने ये रियल लाइफ में किया, पर कौन-सी बड़ी बात है ना? और एग्ज़ैक्टली इसी एटीट्यूड के साथ ना उन्हें कभी किसी रियलिटी टीवी शो में बुलाया गया। वापस पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं मिला उन्हें, कोई ऐसा अवार्ड भी नहीं मिला उनको मतलब अपने एरियल सर्विसेज़ के लिए। जब कुछ सालों बाद साइमन उनसे मिले तो उन्होंने बोला यार गलत नहीं हुआ ये थोड़ा सा, मतलब जो काम आपने किया है वैसे ये होता नहीं है रियल लाइफ में, पर आपने वो किया एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर देयर बिकॉज ऑफ यू। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक मेडल मिलना चाहिए, ऑनर? तो जॉनी भाई साहब ने एक बड़ा सिंपल सा रिप्लाई दिया, वेल दैट्स माई जॉब, मेरे को उसी के पैसे मिलते हैं, यही यही मुझसे एक्सपेक्टेड था जब मैं एक फाइटर जेट का पायलट बना था। ओके, दैट्स ग्रेट। इसके साथ में जॉनी भाई साहब ने कहा कि मुझे उस दिन एक और बड़ा गिफ्ट मिला, इट वाज अ वेरी क्रेजी रिवॉर्ड। वो ये कि जब मैं वापस वहाँ पे पहुँचा अपने बेस पे, तो जिस बटालियन को मैंने अभी अभी बचाया था उनके पास ये न्यूज़ पहुँची कि जॉनी हैं जो उस टाइम पे एरियल में उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और वो ब्लाइंड स्पॉट पे हिट कर रहे थे। तो वो लोग आए, मैं उनमें से एक से भी कभी भी नहीं मिला हूँ, लेकिन उस दिन ऐसे गले लगे जैसे बिछड़े यार गले लग रहे हों। क्योंकि उस गले लगने में अगला इंसान सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, थैंक यू। ये जॉनी जैसे लोग कहाँ से आते हैं? कुछ क्या क्या होता है? ये पैदा किस तरीके से हो रहे हैं कि भैया इस तरह के बन रहे हैं? क्या इनकी अपब्रिंगिंग में कुछ डिफरेंस है या माजरा क्या है? एक्चुअली में ये इस किताब का सबसे पहला एग्जाम्पल है और उसी के साथ इस किताब का ऐसा समझ लीजिए कि इन अ नटशेल कहते हैं ना, ये वही है। इस किताब में हम ये समझने वाले हैं कि जब आप एक वर्क प्लेस को चेंज कर देते हो ना, तो लोग एक दूसरे के लिए काम करने में सेल्फलेसली बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। हाँ, मतलब आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में जान नहीं मांगी जाएगी आपसे, लेकिन आप लोग नोटिस कीजिएगा कुछ ऑफिसेज में एम्प्लॉयज एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और उसके रिटर्न में उन्हें बॉस के थपथपी या एक एनकरेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। दे जस्ट डू इट बिकॉज वो उनका दोस्त था, वो उनका कलीग था और उन्हें लगा कि ये करना सही है। ये एटीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं? वो है लीडर्स ईट लास्ट। ये एटीट्यूड जब आता है तो किस तरह की एडवांटेजेस होती हैं कंपनी में, वो है लीडर्स ईट लास्ट। अगर ये एटीट्यूड किसी कंपनी में नहीं हो तो किस तरह की प्रॉब्लम्स उस कंपनी को झेलनी पड़ती है, भले ही आप उस एम्प्लॉय को न जाने कितने पैसे दे दो। दैट इज लीडर्स ईट लास्ट। इस किताब के अगले एपिसोड्स में आपको न जाने कितनी ऐसी कहानियाँ, इतनी एनेक्डोट्स मिलने वाले हैं जिसमें आप लोग सिंपल समझ जाएंगे कि भैया कुछ टीम्स दूसरी टीम से ज़्यादा बेटर क्यों परफॉर्म करती है। और हमारे अगले एपिसोड के जो हीरो हैं उन भाई साहब का नाम है बॉब चैपमैन। इन्हें एक ऐसा सीईओ माना जाता है कि अगर डूबती कंपनी पे भी हाथ रख दें तो उसकी नैया पार लगवा सकते हैं। क्यों? कौन है ये बॉब चैपमैन भाई साहब और इनके पास ऐसा क्या जादू है? वेल दैट इज द स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड। आपका इंतजार रहेगा। साउथ कैरोलिना, एक ऐसी कंपनी जो पूरी तरह से डूबने की हालत में थी, काफ़ी डिस्ट्रेस मच चुका था, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे एंड एनी हाउ जो कंपनी के सीईओ थे, बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया भाई इस कंपनी को हमें बेचना है। जब वो कंपनी बेचने पे आए तो एक जनाब सामने आए जिन्होंने उस कंपनी को खरीदना चाहा और जब वो खरीदने के लिए गए तो सब लोगों ने उसे काफ़ी बेवकूफ़ बुलाया। लेकिन वहीं पे जो उसके दोस्त थे, जो उसके बोर्ड मेंबर्स थे, उन्हें पता था कि यार ये हमेशा ऐसी डूबती कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करता है और पता नहीं फिर ये कुछ तो भी करता है, इसकी स्ट्रैटेजी है कुछ, इसकी टीम है, उसके बाद कंपनी के नक्शे कदम बदल जाते हैं। उस भाई साहब का नाम था बॉब चैपमैन। कौन है ये बॉब चैपमैन? बस वही हमारे इस एपिसोड की कहानी है। लेट अस फाइंड आउट टुगेदर। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम।
सुने जो मन चाहे। हाँ जी, तो बॉब चैपमैन साउथ कैरोलिना कंपनी खरीदी। वो उनके जो सीईओज़ थे, बोर्ड मेंबर्स थे, दे वर ऑल वेटिंग कि भैया जैसे दूसरी कंपनीज़ के होते हैं, अब इनके स्ट्रैटेजिस्ट आएँगे, एक बोर्ड मीटिंग होगी, एक टीम प्लानिंग होगी, दिस एंड दैट। अब बॉब चैपमैन जाके एम्प्लॉयी के साथ बैठ गए। एवरीबडी वाज लाइक, एक्सक्यूज मी, पहली मीटिंग तो हमारे साथ होनी चाहिए, हम कंपनी के दिग्गज लोग हैं। वो सीधा फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में जाके बैठ गए और उनसे बात करने लगे। इतने में एक भाई साहब आए जिनका नाम था रॉन कैंपबेल। 27 ईयर्स से इस कंपनी में काम कर रहे थे। तो जब वो वापस आए, उन्होंने कहा यार ये तो परफेक्ट बंदा है जिससे पूछना चाहिए कि भैया इस कंपनी का क्या हाल है, पसंद है तो क्या पसंद है, नहीं पसंद तो क्या नहीं पसंद है। तो कैंपबेल से जैसे ही पूछा तो वो बड़े नर्वस से हो गए। उन्होंने कहा वो तो मैं बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन आप गारंटी करो कि भैया अगर मैंने आपसे बात करी तो कल मेरी जॉब नहीं जाएगी। उन्होंने कहा अगर कल तुम्हें कुछ भी तकलीफ होती है तो तुम सीधा मुझे फ़ोन करोगे। और उन्होंने सीधे सीधे अपना नंबर ही दे दिया। ठीक है, रॉन भाई साहब ने सीधे सीधे बताया कि भैया जैसे ही मैं इस प्लांट पे वापस आया हूँ, यानी जिस जगह पे वो काम करता था, ऐसा लगा जैसे मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली हो। मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ भी इतना दिक्कत नहीं फील होता था, लेकिन जैसे ही मैं इस फैक्ट्री में आता हूँ सडनली अच्छा अच्छा सा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी की पूरी आज़ादी ना अब किसी के अंगूठे के पास चली गई है, कि जब वो टाइम बताएगा तो मैं बाहर जा सकता हूँ, जब वो टाइम बताएगा तो मैं खाना खा सकता हूँ। और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं उसी दरवाजे के अंदर जाता हूँ जिस दरवाजे में इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स जाते हैं। वो लोग अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं, मैं अपनी फैक्ट्री, अपने प्लांट की तरफ जाता हूँ। लेकिन उसके बाद सब अलग हो जाता है। उस डोर के अलावा हमारे बीच में कुछ भी सिमिलर नहीं है। वो डिसाइड करते हैं कि भैया मैं सोडा कब पी सकता हूँ, मैं लंच कब कर सकता हूँ, मैं ब्रेक कब ले सकता हूँ। मुझे उस बेल का इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बाकी सब लोग सेम टू सेम फील करते हैं। ऐसा लगता है एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो एक अलग कंपनी में काम करते हैं और हम एक अलग कंपनी में। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल भी करना हो तो हमें जाकर उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बुरा लगता है। और इसे बताते बताते उस एम्प्लॉई ने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कि जो स्पेयर मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसे एक लॉक्ड केज के अंदर रखा जाता है, ताकि अगर एक वर्कर को उनमें से कोई सा भी पार्ट चाहिए तो उनको बाहर जाना पड़ता है उस पिंजरे के, और वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनसे बोलना पड़ता है, फिर वो उसको ताले को खोलते हैं, अंदर से वो पार्ट निकालते हैं, हमें देते हैं। यार हमारा काम है ना, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि कब ज़रूरत पड़ेगी। इसको लॉक करके क्यों रखा हुआ है? हम चोरी थोड़ी कर लेंगे। कैम्बल थोड़ा सा इमोशनल हो गया ये सारी बातें करते करते। चैपमैन ने बड़े ध्यान से सुना। बॉब भाई साहब ने कहा कि ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम बोलो नहीं, मतलब टॉप ऑफ द माइंड पे तो यही है, बाकी मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। चैपमैन हंसते हंसते वहां से चले गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और सीधे सीधे अगले दिन से कंपनी में नए रूल्स लगा दिए कि जितने भी ये जो स्पेयर पार्ट्स और ये फलाने चीज़ें होती हैं, ये फैक्ट्री वालों का है, तो उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस पिंजरे को वहाँ से हटाया गया, पार्ट्स सबके लिए ओपन कर दिए गए। पार्ट्स चोरी हो सकते थे, लेकिन चैपमैन ने भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसके बाद उन्होंने जितने भी ये जो फ़ोन कॉल्स वगैरह थे वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्लीटली फ्री कर दिए। आपको कोई कॉइन डालने की झंझट नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। आपको जब मन करे आप बिना किसी से परमिशन लिए आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपका काम ख़त्म हो चुका, आपको भूख लग रही है, आप अपने टाइम से खाना खा सकते हैं। दरअसल चैपमैन अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले एक बेसिक सा रूल समझ चुका था। अगर आपको इंसानों का ट्रस्ट जीतना है तो सबसे पहले इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो। चैपमैन का ये नया स्टाइल ऑफ वर्किंग को इफेक्ट लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एक एम्प्लॉय था, पेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, उसकी ज़िंदगी में एक पर्सनल अलग ही क्राइसिस चल रही थी। बेचारी की जो वाइफ थी वो काफ़ी सिवियर डायबिटिक पेशेंट हो चुकी थी, एंड शी वॉज एक्चुअली अबाउट टू लूज अ लेग। उसको ऑब्वियसली उसके साथ रहना था, काफ़ी सारी मदद करनी थी, लेकिन घंटे के हिसाब से उसे पैसे मिलते थे। अब अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो बिल कैसे चुकाएगा? इतने में बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बिना उससे कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए, वो सीधे जो मैनेजमेंट टीम है उनके पास पहुँच कर कहा कि हमारी जो पेड वैकेशन लीव्स हैं जो हर एम्प्लॉय को मिलती हैं, वो आप हमारी वाली इसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दो। ऐसे करके अलग अलग एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी वैकेशन उसको देने लग गए। देखो यार, बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब वो लोग इस तरह से काम करने लग गए, एक दूसरे की मदद करने लग गए, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का भी एक एक
मेरा है, ये कंपनी मेरी है, ये मशीन मेरे हैं वाले एटीट्यूड से काम करने लगे। मशीन्स काफ़ी अच्छे से रखी जाने लगी, इसका मतलब मशीन का जो ख़राब होना था वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गया। और इन सब चीज़ों से उनके जो बीच बीच में बहुत ज़्यादा काम रुकते थे, अब वो भी नहीं रुकने लगे, बिकॉज दे वर इन अ फ्लो, दे वर हैप्पी, दे वर वर्किंग। और इसी बात पे हमारे राइटर भाई साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि क्या काम के टाइम थोड़ा हंसी मजाक नहीं हो सकता? काम के टाइम फन नहीं हो सकता? क्या हमें अगर एंजॉय करना है तो जरूरी है काम खत्म करें, घर जाओ, घर में जाके एंजॉय होता है? काम में हम खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी अमेरिका में, जिसमें ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 20% अमेरिकन जो थे वो अपने काम को एक्चुअली में प्यार करते थे। 20%। अमेरिका में इतनी सारे अलग अलग पैशंस हैं, इतने सारे अलग अलग करियर्स हैं, उसके बाद भी वो नंबर 20% पे है। अब वही नंबर इमेजिन करके देखो इंडिया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और इस टाइप की मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस को ही हम प्रमोट करते हैं, यहां पे ये सेटिस्फैक्शन का नंबर क्या होगा? कभी सोचा है? एक सिंपल सी बात है इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, एक लीडर बनना एक पेरेंट की तरह होता है। आप अगर अपने एम्प्लॉयज को एक अपनापन टाइप का फील नहीं करवा सकते ना, आई एम सॉरी, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। बट फाइनली इट इज टाइम टू डिस्कस द सर्कल ऑफ सेफ्टी। ऐसा समझ लीजिए इस किताब का अगर एक सारांश है तो वो यही है, सर्कल ऑफ सेफ्टी। तो क्या करना है इस सर्कल में? जब मैनेजर हमारी तरफ चलता हुआ आए तो हम सारे के सारे गुट बना के, सर्कल बना के खड़े हो जाएं? क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, या फिर इसका मतलब कुछ और है? वेल, अगला एपिसोड आपका इंतजार रहेगा। अब से आप सबके सब अपनी डिक्शनरी में से आई, मी, माई ऐसे शब्द उठा के फेंक देंगे, एंड अब से आप सिर्फ और सिर्फ वी, टुगेदर, अस इस टाइप के वर्ड्स को यूज करेंगे। यूएस स्टेट्स में जब मरीन ट्रेनिंग करी जाती है तो ये सबसे पहली लाइन है जो सैनिकों को बताई जाती है। हाँ, मतलब जब वॉशरूम जाना हो तो शायद वो लोग जा सकते होंगे अकेले, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भैया ये आई, मी, माई जैसे शब्द वो लोग नहीं बोल सकते। देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। जब 13 वीक्स के बाद वो फाइनली मरीन सिलेक्ट होते हैं और उनको जो बैज मिलता है ना, वो पिन वाला, वो अपनी मुट्ठी में बंद करके आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं विद अ प्राइड कि मैं अब एक मरीन हूँ। एंड मरीन्स आर कंसिडर्ड टू बी अर्थ के सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव फोर्सेस होती हैं उनमें से एक उनको माना जाता है। क्यों होते हैं मरीन्स ऐसे? रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। मरीन्स के अंदर एक सर्कल ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट होता है। सर्कल ऑफ सेफ्टी को अपन समझने के लिए एक कहानी पे चलते हैं, जो वैसे तो बच्चों को नर्सरी में सुनाई जाती है, लेकिन आप भी सुन लीजिए अगर नहीं सुना हो तो। भाई, एक कहानी है कि शेर था, उसे खाना खाना था और उसके सामने एक वाइल्ड बफेलोज का झुंड खड़ा था। एकदम डिस्कवरी चैनल चला दीजिए अपने सामने। अब जब वो खाना हंट करने के लिए जाता तो जितने भी बफेलोज होते थे भैया वो सर्कल बना के खड़े हो जाते। तो वो अगर किसी को भी खाने की कोशिश करता तो उसको हर जगह से सींग पड़ते थे। अब ऐसे करके वो लोग बफेलोज रहते थे, शेर बेचारा भूखा मर रहा था। एक दिन उनके आपस में कुछ लड़ाई हो गई। उसने कहा कि भैया नहीं, हम तो यहाँ पर खाना खाएंगे, कुछ बफेलोज ने कहा हम उस साइड पे खाना खाएंगे, और सब लोग अलग हो गए। इस बार जब शेर मारने के लिए आया तो चूंकि वो लोग सारे अलग खड़े थे तो कोई किसी को बचा नहीं पा रहा था। शेर ने मार दिया। देखो, रूल बड़ा ही सिंपल सा है। आप लोग जब टीम में काम कर रहे हैं और अगर उस टीम में सर्कल ऑफ सेफ्टी नहीं है, कोई किसी की पीठ नहीं देख रहा है, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आना या आपको अकेले प्रॉब्लम में जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। देखिए, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपके काम से सिर्फ और सिर्फ आप ही को फर्क पड़ता है, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एक टीम में काम करते हैं तो कृपया करके वो लाइन होती है ना, देयर इज नो आई इन अ टीम, इसे अपने मन में एकदम रटवा लीजिए। देखो, ऐसा है ना बॉस कि जब आप एक टीम में काम करते हो और आप ये आई वाली मेंटालिटी, मैं वाली जो मेंटालिटी होती है वो लेकर के चलते हो, तो उस टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ होती है ना, तो सिर्फ आप इफेक्ट नहीं होते, आपकी पूरी की पूरी टीम आपकी बेवकूफ़ी के कारण, आपके सेल्फिशनेस के कारण, या फिर आपके उस अरे कोई बात नहीं देख लेंगे वाला जो एटीट्यूड है उसके कारण इफेक्ट होती है। एंड दैट इज नॉट राइट।
अगर आपके कारण आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता। अब देखो यार, एक बात, हमारी एक छोटी-सी कहानी आने वाली है। वो कहानी बताने से पहले बहुत प्यारी-सी बात है, इसको ज़रा समझना। देखो, इस दुनिया में ना डेंजर ही डेंजर है, हर जगह। जहाँ देखो वहाँ डेंजर है। और ऐसा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटिटीज़ हमारी ज़िंदगी जो होते हैं, वो काफ़ी मिज़रेबल करने के लिए हमेशा एकदम रेडी रहते हैं। इट्स नथिंग पर्सनल, दुनिया ऐसी ही है। तो सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि डेंजर हर जगह है। तो जब आप एक टीम में काम करते हो, तो उस टाइम पे जब आप अपनी ढाल नीचे करते हो ना, तो क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्पार्टन्स जो हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी एक वॉरियर सोसाइटी है, ग्रीस में रहा करते थे। कहते हैं कि अगर किसी की भी, मतलब लड़ाई करते समय भाई ये सामने नहीं आना चाहिए वाला वो जो एक एटीट्यूड आता है ना, वो स्पार्टन्स के लिए हुआ करता था। क्योंकि स्पार्टन्स का जो लड़ने का तरीका, जो डिसिप्लिन, बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग मिलती थी, एवरीथिंग वाज लाइक दैट। लेकिन इनके आपस में एक रूल था, सर्कल ऑफ सेफ्टी का। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर लड़ाई करते करते आपकी तलवार उड़ जाए, गिर जाए, आपकी गर्दन गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने गलती से भी अपने हाथों से अपनी ढाल को गिरा दिया, तो इसको एक ऑफेंस की तरह माना जाता था। और दुश्मन आपको मारे ना मारे, आप जब वापस लौटते थे तो हो सकता है कि आपकी खुद की बटालियन आपकी गर्दन को आपके शरीर से उड़ा दे। रीजन इसका बहुत ही सिंपल था। जब आप तलवार खोते हैं या आपकी खुद की जान जाती है, तो भैया आपने अपना बेस्ट दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी ढाल नीचे होती है, सिर्फ आप वल्नरेबल नहीं हैं, दुश्मन के पास अब एक ओपनिंग आ चुकी है। जस्ट बिकॉज आपने ढाल नीचे करी, वो जो पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो जिसके अंदर दुश्मन घुस नहीं पा रहे थे, उनके तीर अंदर घुस नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके ढाल नीचे करने के कारण दुश्मन को एक एंट्री मिल गई। यानी अगर डिफीट होता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी वो बेवकूफ़ी थी या आपकी वो थकान थी। सर्कल ऑफ सेफ्टी के अंदर लीडर्स का सिर्फ एक ही काम है, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे भी करके वो सर्कल जो है उसमें किसी की ढाल नीचे ना हो, सब एक दूसरे के लिए खड़े हों और उनको इस बात का भरोसा हो कि कल की डेट में अगर मेरे ऊपर कोई तकलीफ आती है, तो मेरे दोस्त भी, मेरा मैनेजर भी, मेरे बॉस भी मेरे लिए खड़े हैं। जो वीक लीडर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक इनर सर्कल बना लेते हैं। इनर सर्कल क्या होता है भाई, हाँ हाँ, वी आर ऑल अ फैमिली, दिस कंपनी इज अ फैमिली करके बोल देते हैं। लेकिन उनको पता होता है कि फैमिली तो सबको बोल रहे हैं, लेकिन इनकी एक अंदर की टीम है, वो कुछ मैनेजर्स, वो कुछ एम्प्लॉयज़ और वो बॉस के जो चमचे होते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, पूरी टीम को पता होता है कि भैया कल की डेट में कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले हमारे मत्थे पड़ेगी। और जब तक वो इनके पर्सनल लोगों के ऊपर नहीं जाती ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में सर्कल ऑफ सेफ्टी पूरी तरह से फेल हो जाता है। आपकी पूरी की पूरी टीम को एब्सोल्यूट इक्वल फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज ए लीडर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कल्चर आप लोग डेवलप करते हैं, उस कल्चर में कोई भी ना डरा हुआ महसूस ना करे। कोई भी ये महसूस ना करे कि अगर कल की डेट में मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। होंगे, हम सब होंगे। जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं। एनी हाउ, हमारे अगले एपिसोड के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ये जॉब स्टेबिलिटी वाली बात होती है, क्या इससे वाकई में कंसर्न होना चाहिए, क्या इससे प्रॉब्लम होती है, और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर ये सर्कल ऑफ सेफ्टी नहीं हो, तो ये थियोरेटिकल बातें तो हमने कर ली, प्रैक्टिकल बातें भी हमने कर ली, लेकिन क्या हेल्थ पे इशू पड़ सकता है? वेल, अगला एपिसोड आपका इंतजार रहेगा। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई। और जब ये स्टडी का रिजल्ट आया, जब ये रिसर्च का रिजल्ट आया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई। लोग कहते हैं ना कि जॉब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, भैया जॉब हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली में ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी जॉब है और आप उस जॉब को करते समय खुश नहीं हो, दैट इज एक्चुअली वर्स फॉर यू हेल्थ वाइज दैन नॉट इवन हैविंग अ जॉब। यानी कि आप अनएम्प्लॉयड घर में बैठे हो, वो फिर भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो आप डिप्रेशन,
एंजाइटी इन जैसी चीज़ों के पेशेंट बहुत आसानी से बन सकते हैं और इनके चलते कई सारी फिजिकल बीमारियां आपको बहुत आराम से घेर सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी हो क्यों रही है। इस एपिसोड में हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले हैं जिसे कहते हैं कंट्रोल ओवर योर जॉब। इसका मतलब क्या है? वेल, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कंट्रोल ओवर योर जॉब की। देखो, मुद्दा बड़ा ही सिंपल सा है। आप न जाने किस पोजीशन पे बैठे हो या आप कितनी बढ़िया सी मतलब हाई रैंक पर बैठे हो, अगर आपकी जॉब में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी नौकरी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप उस जॉब में स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। सालों पहले ब्रिटेन के साइंटिस्ट ऑलरेडी इस बात को कंक्लूड कर चुके थे कि जितना कम कंट्रोल आप महसूस करेंगे अपनी जॉब के ऊपर, आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ये इसका सीधा सीधा रिलेशन है। आप चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सैलरी कितनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने काम को लेकर वो सेंस ऑफ प्राइड नहीं और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी जॉब को एक्चुअली में आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो कहते हैं ना किसी की हाथ की कठपुतली बन जाना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो पपेट हो तो आप स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे। एंड दैट्स अ फैक्ट। क्या आपको पता है कि दो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बॉस्टन कॉलेज के अंदर अपने स्टडीज़ को परफॉर्म किया, तब उन्हें ये पता चला कि भैया जो एक बच्चा होता है ना, उसका जो मेंटल स्टेट होता है, वेलबींग कहते हैं ना कि आपकी मेंटल हेल्थ बच्चे की अच्छी है कि नहीं है, उसका इस बात से ज़्यादा कनेक्शन नहीं कि उसके मम्मी पापा बहुत लंबा लंबा काम करते हैं और कम टाइम स्पेंड करते हैं। उसका ज़्यादा रिलेशन इस बात से है कि जब पापा मम्मी घर आते हैं तो उनका मूड कैसा होता है। बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आपके बच्चे हैं और आप नाइट ड्यूटी करते हैं, आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाते, बस थोड़ा सा टाइम दे पाते हैं, वो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप भैया कम टाइम के लिए काम करते हैं लेकिन घर में आने के बाद आपका मूड खराब रहता है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखाई देने लगती है, आपके बच्चे उस बात से ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। एंड दिस अगेन इज अ प्रूवन फैक्ट। देखिए क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सालों से इकट्ठा ही काम कर रहे हैं और हम लोगों के अंदर वो सेंस होता है ना कि एक दूसरे को हमें बचाना है, वो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो हमारे जेनेटिक कोड के अंदर है। अब देखो, हाथी भी भैया हमारे साथ कितने हजारों मिलियन सालों से हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे 50,000 साल पहले होते थे। लेकिन हम लोग कितने इवॉल्व हो चुके हैं। पर इवॉल्व का मतलब है कि भैया हमने घर अच्छे बना लिए, हमने नई नई जॉब्स ढूंढ ली, हमने खुद को सिविलाइज कर लिया, लेकिन हमारे रूट्स अब भी वैसे के वैसे ही हैं। हम लोग आज भी उन वो टीलों के जो उसूल होते थे ना कि भैया वफादारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अभी भी अपने अंदर कैरी करते हुए चलते हैं। और इसी क्वालिटी के कारण इंसान इतने सालों से जिंदा है और सरवाइव कर पाया। अगर हम लोग भी अपना अपना एक एक कोना पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना कि मतलब सब धोखे धगाड़ी कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, नहीं हो पाती बात इतनी आगे, नहीं हो पाते हम इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड। लेकिन इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड होने की जो कहते हैं ना कि भाई हर चीज़ की कुछ ना कुछ तो कीमत होती है, तो कीमत हमने चुकाई है। पहले कंपैरेटिवली जितना ट्रस्ट हुआ करता था सोसाइटी में, आज की डेट में कहा जाता है उसका 20% भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इससे हमारी सोसाइटी पे कई तरह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी नहीं देखी तो उस मूवी का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है जहाँ पर पायरेट्स के बीच में ये उसूल होता है कि अगर किसी ने भी बगावत करी, ट्रेचरी करी, यानी कि धोखा देने की कोशिश करी बाकी के ग्रुप मेंबर्स को, तो मर्डर का और उन्होंने जो किया है धोखे धकाड़ी में, इसमें कोई फर्क नहीं देखा जाता था। एंड द रिजल्ट वॉज डायरेक्ट डेथ। क्योंकि सिंपल सा मानना है, अगर आप ट्रस्ट तोड़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अगेन खुद इफेक्ट नहीं होते हैं, आप पूरी की पूरी टीम का जो मोरल है उसे कम कर देते हैं। तो आपको अगर ट्रस्ट नहीं तोड़ना है तो एक सिंपल सी बात है, आप अगर कंपनी में काम करते हैं और अगर आप खुश हैं तो आप क्यों जबरदस्ती किसी की जिंदगी में कोई अड़चन लाने की कोशिश करेंगे।
ऑल ऑफ दिस नेगेटिव थिंग्स हैपन जब आप अपने काम से खुश नहीं होते, और जब आप खुश नहीं होते आप नेगेटिव बातें करते रहते हैं, आपको किसी के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस कंपनी में। इससे बचने के लिए देखो बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोशल इंटरेक्शंस को ज़्यादा करना किसी भी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी छोटी पिकनिक्स चले गए, है ना, कंपनी के अंदर छोटे छोटे गेट टुगेदर्स रख लिए। बात बड़ी सिंपल सी है, एक दूसरे के साथ बातें करते रहनी है ना। काम करने जा रहे तो सिर्फ हमें जानना है, कंप्यूटर को सामने बैठना है, कुटर कुटर करके काम करना है, या फिर अगर आप एक टीचर भी हैं तो सिर्फ जाना है, पढ़ाना है, घर आना है। इस टाइप के एटीट्यूड से काम नहीं होता। आपको थोड़ा सा सोशलाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो मैंने इसके पहले एक किताब करी थी, क्वाइट नाम की, सुजन केन की किताब है, आप उसे बिल्कुल सुन सकते हैं। उसके अंदर हमने इंट्रोवर्ट्स के साइड से भी इस दुनिया को देखा है। लेकिन चाहे बात कुछ भी हो, अगर आप एक टीम के अंदर काम करते हैं और अगर आप अपनी जॉब से खुश हैं, तो आप चाहे एक इंट्रोवर्ट हो चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप अपने आप दूसरों से सोशलाइज करेंगे, क्योंकि बाकी के लोग आपको ना अपने लगेंगे, क्योंकि वो काम आपको अपना लगता है। और इसी के साथ हमारे राइटर भाई साहब हमें 4 केमिकल्स के बारे में बताते हैं, और प्रैक्टिकली ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये आपको हैप्पी फील करवाते हैं। ये केमिकल्स के नाम है एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, भूल जाओ इन सबको, ठीक है। अगले एपिसोड में हम इन्हीं 4 केमिकल्स की बात करेंगे। लेकिन हमारे जो राइटर भाई साहब है ना, उन्होंने इनको बड़े इंटरेस्टिंग नाम दिए। मैंने कहा था ना ट्रेलर में, इनका जो सबसे क्लियर मूव होता है वो ये है कि ही नोज हाउ टू टॉक विद आवर जनरेशन। तो उन्होंने इसके नाम क्या दिए हैं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इनमें से कुछ को वो सेल्फिश केमिकल बुलाते हैं, और 2 केमिकल्स को वो सेल्फलेस केमिकल बुलाते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? और इसके साथ में हमारे राइटर भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि ये चारों के चारों केमिकल इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं ये केमिकल, क्यों ये हमारे लिए एक हैप्पी केमिकल के रूप में काम करते हैं, और हमारा शरीर जो है इन केमिकल्स के कारण ही एक्ट करता है, इसका मतलब क्या है? वेल, अगला एपिसोड आपका इंतजार रहेगा। यार, इस एपिसोड के बिगनिंग में ना हमारे राइटर भाई साहब ने एक बात बताई है जो काश मुझे किसी ने 5 साल पहले बता दी होती तो मेरा इतना वेट गेन नहीं होता। राइटर भाई साहब कहते हैं कि ये तो कॉमन नॉलेज है कि जब भाई आपको भूख लग रही होती है तब आपको सुपरमार्केट कभी नहीं जाना चाहिए। किसने कहा ये कॉमन नॉलेज है? और कॉमन नॉलेज है तो ये कॉमन मेरे पास क्यों नहीं आई? मैंने, ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब आपको भूख लग रही है तब आप कभी भी सुपरमार्केट नहीं जाते, क्योंकि जब भी आप किसी स्टोर चले जाते हो तो आपको लगता है मैं ये भी खा सकता हूँ, वो भी खा सकता हूँ, ये ऐसा भी है, वैसा भी है, और एंड में आप ओवर सामान खरीद लेते हो क्योंकि आपको भूख जम के लग रही है। घर आते हो 2 पैकेट में आपका पेट भर चुका होता है, या 1 पैकेट में, और बाकी सब जो आप लाते हो वो एक्सेस हो जाता है। मैं वो एक्सेस भी उठा के खा लेता था। आज शह, ये कॉमन नॉलेज थी, मुझे नहीं पता, बट चलो कोई बात नहीं। लेकिन दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड। राइटर भाई साहब का ये कहना है कि चलो भूख लग रही है तो वहां जा रहे हैं, इसमें सेंस बनता है। लेकिन जब हमें भूख नहीं लग रही तब हम सुपरमार्केट क्यों जाते हैं? भाई भूख ही नहीं लग रही है, उसके बावजूद अनाज लेने जा रहे हैं या चावल लेने के लिए जा रहे हैं, हम दाल वगैरह ले रहे हैं, भैया सब्जियां खरीद रहे हैं, भूख तो नहीं लग रही, फिर क्यों खरीद रहे हो? इसके पीछे की वजह क्या है? और क्या इसके पीछे की वजह बहुत सिंपल है, या फिर सालों से चल रहा एवोल्यूशन इसका आंसर है? वेल, पता लगेगा इस एपिसोड में। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ, और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। हाँ जी, तो जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने ना एक ऐसा समय देखा था जब खाने की ना अर्थ पे बड़ी किल्लत हो गई थी। मतलब अब अर्थ पे था कि उनके आसपास था ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस समय ऐसे सुपरमार्केट, ऐसे हाइपर सिटी और ये सब नहीं हुआ करते थे, मॉल्स नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे यार, अब जब भूख लग रही है और आप ढूंढ रहे हो, तब कोई जानवर भी नहीं मिल रहा है और ये खाना उगा कर खाना है, ये वाला भी उन लोगों ने सीखा नहीं था फार्मिंग और इन सब के बारे में। तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो तो भूखे मर जाते। लेकिन वक्त वक्त पे मदर नेचर, उन्होंने में बड़ी मदद करी है हमारी। तो ये जो मदर नेचर है,
उन्होंने ना इंसानों के अंदर दो केमिकल दिए। एक का नाम है एंडोर्फिन, दूसरे का नाम है डोपामीन। और इसे हमारे राइटर भाई साहब बुलाते हैं सेल्फिश केमिकल्स। लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, जैसा मैंने पिछले एपिसोड के एंड में भी कहा था, सेल्फिश को गलत तरीके से मत लीजिएगा। सेल्फिश का मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर ये केमिकल नहीं होते भूखे मर जाते हम। तो इनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इनका काम कैसे होता है वो समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का बड़ा ही सिंपल सा काम है, भगते रहना है। देखो मतलब बहुत ही सिंपल है। पुराने ज़माने में जब भैया हम लोग हंटिंग करने के लिए जाते थे तो एक समय के बाद हमारा शरीर थकने लगता था। तो मदर नेचर ने हमारे अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जिसे हम एंडोर्फिन बुलाते हैं, कि जब हम लोगों के अंदर वो थकान आती है तो थोड़ा सा हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट सा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि अभी तो हम और भग सकते हैं। ये कई लोगों को सुनने में मजाक लग रहा होगा, मगर इट इज़ एक्चुअली ट्रू। इसको रनर्स हाई के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपके आसपास कोई मैराथन में भगता है या कोई स्प्रिंट रनर है और आप उनसे ये बात पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जब आप एक पॉइंट रीच करते हैं उसके बाद पता नहीं भगने में एक अलग ही जोश आ जाता है। रीज़न बड़ा ही सिंपल सा था, भाई जब तक खाना नहीं मिले तब तक रुकना नहीं है। अगला केमिकल होता है डोपामीन। अब डोपामीन कैसा है, जब खाना मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता था। अब देखो इंसान जो है वो इन्हीं केमिकल के बेसिस पे काम करता है। तो उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया खाना मिलने में बहुत अच्छा लगता है, और ये सेंस ऑफ फीलिंग काफ़ी एडिक्टिंग थी। डोपामीन वही केमिकल है जो सिगरेट पीने पे, ड्रग्स लेने पे या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने पे शरीर रिलीज करता है। तो जब इंसान को अच्छा लगने लगा ये एंडोर्फिन और डोपामीन से, तो वो खाने को गैदर करने लगा। और इससे फायदा ये हुआ कि अगर मान लो गलती से आज वो हंट पे नहीं जा पाया या फिर हंट पे आज कुछ नहीं मिला, तो उसके पास खाना रहता था। तो इंसान ने धीरे धीरे स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट था उसे यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारी गाड़ी पहुंचती है सेल्फलेस केमिकल्स के लिए। देखो अभी तक हमने पढ़ा सेल्फिश केमिकल जिससे हम जिंदा रहे, लेकिन अगर हमारे अंदर ये सेल्फलेस केमिकल नहीं होते तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा जो है वो दो क्रोकोडाइल्स के बीच में डाल देते हो, तो सबसे पहली चीज दोनों के दोनों खाने पे झपट्टा मारते हैं। जिसको पहले मिल गया खाना उसका हुआ, और जिसको नहीं मिला वो भूखा रहेगा। ये लॉजिक इंसान पे लागू नहीं होता। इंसानों ने पहले भी और आज भी गैदरिंग के कॉन्सेप्ट पे बिलीव किया है, और अगर हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंसान भी जानवरों की तरह जंगलों में ही रह रहे होते। सेंस ऑफ एक कम्युनलिज्म कुछ भी नहीं होता। अब सवाल ये है, हम ऐसा करते क्यों हैं? हम खाने को बांटते क्यों हैं? हम ये सेल्फलेस केमिकल्स से कितने अफेक्टेड हैं? तो सबसे पहला सेल्फलेस केमिकल जो है उसको कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सिंपल भाषा में होता है लीडरशिप केमिकल। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे भाई, जैसे मान लो कि आप लोग कहीं पे जा रहे हैं और लोग आपकी इज्जत करें, आपकी तरफ देखें, वो बाहुबली बाहुबली, तो एक एक वो आता है ना कि अरे यार लोग मेरी इज्जत करते हैं, पीपल थिंक ऑफ मी एज अ अल्फा। लाइक जब मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ तो मेरी फोटोज पे लाइक्स गिर रहे हैं, ट्विटर पे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं सेरोटोनिन का जादू। जब लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं और ये बात आपको पता चलती है तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है। जब लोग आपकी सक्सेस को नोटिस कर रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब इससे भी एक कदम और आगे है जिसको हम कहते हैं चौथा केमिकल, उसको कहते हैं हम ऑक्सीटोसिन। और ये भाई साहब जो हैं ये किंग हैं सारे के सारे केमिकल के, क्योंकि इन्हें कहते हैं द केमिकल ऑफ लव। केमिकल ऑफ लव इसे इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ये तब रिलीज होता है जब आप किसी ऐसे से मिलते हैं जो आपका दोस्त हो, या फिर किसी से आप प्यार करते हैं, या फिर किसी पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता है। अब देखो डोपामीन कब रिलीज होता है? जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुरंत के तुरंत रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन ऐसा केमिकल नहीं है। ऑक्सीटोसिन तुरंत रिलीज नहीं होता, आपको तुरंत के तुरंत अच्छा नहीं लगता, समय लगता है। इसीलिए एक अच्छी दोस्ती को फॉर्म होने में समय लगता है।
एक किसी के साथ इश्क को एक्चुअल प्यार में अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, समय लगता है। किसी पे भरोसा करना है, समय लगता है। एग्जैक्टली लाइक दैट, ये ऑक्सीटोसिन ही है जब फाइनली रिलीज होता है। कहते हैं ना, जो भैया चीजें समय से आती हैं वो आती बड़ी मस्त हैं। तो ऑक्सीटोसिन भले डोपामीन की तरह तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो डोपामीन की तरह आके चले नहीं जाता। जैसे सिगरेट पीने वाले लोग सिगरेट पीते ही साथ अरे अगली सिगरेट लाओ, अगली सिगरेट लाओ, क्यों? क्योंकि डोपामीन खत्म हो रहा है। ऑक्सीटोसिन ऐसा नहीं होता। ऑक्सीटोसिन काफी लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है, और इसके कारण ऑक्सीटोसिन जो है आपके अंदर की इम्यून सिस्टम को भी बहुत इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि आपका मूड अच्छा है, आप हंस ज्यादा रहे हैं, आप खेल ज्यादा रहे हैं, आप लोगों से बात ज्यादा कर रहे हैं। प्रैक्टिकली लल्ला लल्ला वाला वो जो गाना है वो बैकग्राउंड में चल रहा है और आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। केमिकल लव को सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप वाले लव पे मत देखना। जो हमारे लिए एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट कह लीजिए, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक फीलिंग होती है ना, वो जो अपनी वाली होती है, वो ऑक्सीटोसिन होता है। बस ये बात याद रखनी है कि वो ऑक्सीटोसिन समय के साथ रिलीज होता है। अब इन केमिकल्स का हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे इस बुक समरी में आगे दोबारा से आने वाला है। लेकिन उसके पहले हम जानने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है डर किस तरीके से टीम के बीच में फैलता है, कॉर्टिसोल क्या होता है, और मोर इंपॉर्टेंटली लीडर्स होते क्यों हैं। लीडर्स के बिना सोसाइटी चल नहीं सकती क्या? जरूरी है लीडर्स का होना? क्या पता। ये सब अगले एपिसोड में आपका इंतजार रहेगा। एक बहुत ही खूबसूरत हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, थोड़ा थोड़ा दोपहर का समय था। एक हिरण का झुंड काफी बड़ा सा बढ़िया बढ़िया बैठ के घास चर रहा था। ओहो हो, मंच 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 की आवाजें हवा में थी। जैसे हम लोग मैगी को एंजॉय कर रहे थे, वो लोग उस हरी हरी घास की पत्तियों को जो मजे लेकर एंजॉय कर रहे थे, वाह। इतने में एक आवाज आती है। क्या? बोल, पता चलेगा। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनेक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। हाँ जी, तो खूबसूरत खूबसूरत सा दिन है ना, घास वास चरा जा रहा है। इतने में एक आवाज आती है। तो वहां पे जो पास में एक हिरन खड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा तुरंत अपनी गर्दन को ऊपर कर देता है, इधर उधर देखता है, कोई भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वो फिर भी बड़े ध्यान से देखता है, कुछ नहीं करता। दोबारा अपनी गर्दन नीचे करता है और घास चरना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसके कान बहुत खड़े होते हैं। उसे तुरंत दोबारा से कुछ आवाज आती है, वो ऊपर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आधे सेकंड के अंदर वो अपने शरीर को टर्न करके भागना शुरू कर देता है, शायद उससे भी कम। उसने मुड़ा और एक कदम लिया कि इतने में जितने हिरण थे सब भागना शुरू कर देते हैं। अभी उधर पे शेर बैठा था या कोई पत्ती हिली या हवा का झोंका था, किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे के पूरे हिरण की टोली जो है वहां से भागना शुरू कर देती है, अंधाधुंध, बस भगे जा रही है, भगे जा रही है, भगे जा रही है। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। देखिए, माफ कीजिएगा, आप चाहे खुद को कितना ही ज्यादा यूनिक समझ लें कि सुनो मैं ये भेड़ भाड़ वाली चाल में बिलीव नहीं करता, नहीं, भेड़ बकरी वाली चाल, ऐसी कुछ कहते हैं, तो आप भले ही ये बात मानते हो अपने लिए, लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी जेनेटिक्स के अंदर कुछ हर्ड मेंटालिटी हमेशा से फीडेड है, जो इंसानों के अंदर इनबिल्ट होती है। इनफैक्ट इंसानों के अंदर ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर कोई सा भी सोशल मैमल रहता है, यानी एक ऐसी स्पीशीज जो ग्रुप में रहती है, उसके अंदर ये फीलिंग बचपन से। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप अचानक से चलते हुए जा रहे हो और बीच सड़क में कोई रुके और ऊपर आसमान में देखना शुरू कर दे। आप माफ कीजिएगा, लेकिन रुक के एक बार अपनी नजर ना आसमान की तरफ लेके तो जरूर जाओगे कि ये क्या देखने के लिए वहां पे रुका। ये जो एक इंसान अचानक से अगर कुछ करे जो थोड़ा सा डिफरेंट हो नॉर्मल प्रोटोकॉल से, तो उसको डिटेक्ट कर लेना, उस हिंट को महसूस कर लेना, ये इंसानों के अंदर इनबिल्ट होता है।
अब इसको मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये राइटर भाई साहब ये हिरण विरण को कहाँ से लिया है? सिंपल सी बात है, जब आप एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में कोई तकलीफ आती है, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप उस तकलीफ को अपने तक रखेंगे। लेकिन अगर आप उस तकलीफ को मैनेज नहीं कर पाए और वो तकलीफ आपसे आगे बढ़ गई और एक एम्प्लॉय को भी पता चली ना, वो बात का बवाल बनने में समय नहीं लगता। सिर्फ एक एम्प्लॉय का जाकर के इस बात का गॉसिप करना कि अरे सुन, तो मैं ये सुना कि ये कुछ 10 एक लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं और मेरे को ऐसा डाउट है अकाउंटेंसी वाले हैं जो सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है 3 लोगों का काम एक आदमी कर सकता, 3 को क्यों रखें। अब ये बात सच हो सकती है, ये बात झूठ हो सकती है, लेकिन ये बात एम्प्लॉयज के अंदर कॉर्टिसोल को रिलीज करती है। अब ये कॉर्टिसोल क्या भला है भाई? अभी हमने पढ़ा ना पिछले एपिसोड में, ऑक्सीटोसिन द किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, जो केमिकल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। कॉर्टिसोल भाई साहब एकदम उसके उल्टा समझ लो। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसान के अंदर जब रिलीज होता है तो इंसान को स्ट्रेस महसूस होता है। दरअसल कॉर्टिसोल एक तरह का अलर्ट केमिकल है, एक ऐसा केमिकल जो तुरंत प्रॉब्लम या किसी तरह की नेगेटिविटी को डिटेक्ट करता है। अब दिक्कत यह है, डिटेक्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब एम्प्लॉयज के अंदर वो कॉर्टिसोल रिलीज हुए जा रहा है काफी लंबे समय से, और ये तब होता है जब उनका लीडर अच्छा नहीं होता। अगर एम्प्लॉयज हमेशा इस डर में ही है, डर में ही है कि कभी भी नौकरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, माफ कीजिएगा लेकिन आपकी लीडरशिप पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऑक्सीटोसिन को ये सीधे सीधे ब्लॉक करता है, और अगर आपके एम्प्लॉयज के बीच में ऑक्सीटोसिन नहीं है, इश्क मोहब्बत प्यार का बिहेवियर नहीं है, प्रॉब्लम होगी। तो इंपॉर्टेंट सवाल, भैया लीडर्स होते ही क्यों हैं? लीडर्स क्यों हैं, मतलब इनके बिना हमारी सोसाइटी नहीं चल सकती क्या? शायद सिंपल सी बात थी। देखो पहले के टाइम पे हम लोग जो थे ना, जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो उस टाइम पे एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि वो डिसाइड करता था कि भैया सबको खाना इक्वली इक्वली मिलेगा, और मतलब एक तरह का एक रूल सेट डिज़ाइन करता है लीडर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग अक्सर लीडर बनना प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप लीडर बनते हैं तो दूसरों के कंपैरिजन आप थोड़े से सुपीरियर होते हैं, लोग आपको इज्जत देते हैं, है ना। आपको फेम मिलता है, आपको अटेंशन मिलता है, लोग आपके तरफ देखकर एक सेंस ऑफ बाव फील करते हैं, मतलब असलियत में झुके ना झुके लेकिन एक आंखों ही आंखों में एक रिस्पेक्ट शो करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर आपको इतनी इज्जत दे रहा है तो बदले में आपसे क्या ले रहा है, या बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। जब आप कॉस्ट ऑफ लीडरशिप ढूंढते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज फ्लिन का कहना है कि उसका जो कॉस्ट होता है वो है सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कल की डेट में अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी टीम की तरफ कोई प्रॉब्लम आती है, आपको छलांग मार के अपनी टीम के सामने खड़े होना है। प्रॉब्लम सबसे पहले आपको आके टच होनी चाहिए भाई, इसीलिए तो उन्होंने आपको लीडर बनाया है। यहाँ पे ताकत की बात हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि लोगों का ये मानना था कि आप जो हैं उनसे ज़्यादा मतलब एक डेयरिंग रखते हैं, आप थोड़ा एक अल्फा स्टेटस होल्ड करते हैं। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बचाएंगे। देखिए हम लोग टीलों से बहुत बाहर आ चुके हैं, हम लोग वो अर्ली ह्यूमन बींग्स वगैरह के ज़माने से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आज भी जो एट द एंड ऑफ द डे रूट फीलिंग होती है एक लीडर को लेके, वो यही है कि लीडर जो है वो हमें बचाएगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। क्या आप एक ऐसे लीडर हैं, या फिर आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे क्या इस तरह का लीडर मौजूद है जो आपको सिक्योर्ड फील करवाता है, जो आपको उस सर्कल ऑफ सेफ्टी के अंदर महसूस करवाता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान एक अच्छा लीडर बन जाता है तो उसके रिटर्न में लोग वफादारी और ईमानदारी के साथ अच्छे से लग के मेहनत करके काम करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा लीडर नहीं है तो माफ़ कीजिएगा लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। वो स्ट्रेस में रहेंगे, वो टेंशन में रहेंगे, वो लॉयल कहीं से कहीं तक नहीं रहेंगे, और कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो अब हमारी बारी आती है
अगले एपिसोड की। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि रूल्स को तोड़ा भी जाता है। भाई रूल्स को क्यों तोड़ा जाता है? अभी हमने सुना कि लीडर का काम होता है रूल्स बनाना ताकि सोसाइटी सही से फंक्शन करे। अब आप कह रहे हैं लीडर जो है रूल तोड़ता भी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगला एपिसोड आपका इंतजार रहेगा। रूल्स, एक तो ये वर्ड सुन के मन में डिप्रेशन आ जाता है। रूल्स, रेगुलेशंस, नियम कानून हमें रोकने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यार, इसे बनाया इसलिए जाता है ताकि सोसाइटी या फिर कोई टीम सही तरह से फंक्शन कर सके। और अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हो तो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, इतिहास के न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जहां पे पूरी की पूरी सोसाइटीज और कॉलोनीज क्रम्बल हो गई, टूट गई, खत्म हो गई, जस्ट बिकॉज वहां पे कुछ रूल्स या तो गलत बनाए गए या फिर कुछ रूल्स को तोड़ा गया। अब ये रूल्स बनाता कौन है? लीडर बनाता है, और लीडर सबकी सुन के बनाता है। वैसे ही करके एक अच्छा लीडर वो होता है जो इस बात को ध्यान में रखे कि पूरी की पूरी टीम उन रूल्स एंड रेगुलेशन पे चले। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में ये साफ साफ जाना कि भैया टीम में आई मेंटालिटी नहीं रख सकते। अगर एक ने भी कुछ गलत किया या फिर किसी तरह का रूल तोड़ा, उससे बाकी की टीम इफेक्ट हो सकती है। अब एक छोटा सा सवाल है इस एपिसोड को शुरू करने से पहले। अगर आपका लीडर खुद रूल तोड़े तो आप उस पर भरोसा करोगे? आप उसे अपना लीडर मानोगे? हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आप सुन रहे हैं साइमन सिनिक की लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट की बुक समरी ऑन कुको एफएम। सुने जो मन चाहे। जितने भी मॉडर्न एयरप्लेन्स होते हैं उनके अंदर कोलिजन अलार्म का अलर्ट लगा हुआ होता है। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल सा है भाई, 1000 फुट से लेकर के 5 मील की दूरी तक अगर कोई दूसरा प्लेन उनके पास आ चुका है तो तुरंत अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में रिपोर्ट पहुंच जाती है और तुरंत दूसरी प्लेन को बता दिया जाता है कि भैया आप 5 मील के अंदर अंदर